अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। तमाम चीज़ें आज के दिन जब 2 दिन बाद मार्केट ओपन हुई, इंटरनेशनल न्यूज़ थी, जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी नेबरिंग कंट्रीज़ में दिखाई दे रही थी, वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मार्केट में सेंटिमेंट्स भी एक लोअर सिचुएशन दिखा रहे थे, तो वहाँ भी कुछ चेंज आया और आज फाइनली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव चेंज नज़र आया। और साथ साथ अगर हम बात करें कोविड केसेस की, तो यहाँ भी कमी देखी जा रही है, जो तमाम चीजें मिलकर इंपैक्ट दे रही थी पॉजिटिविटी का। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी था, 2 दिन बाद मार्केट खुली थी, लेकिन एक ट्रेडिंग सेशन में गेनिंग पॉइंट्स 0.72% के करीब करीब दिखाई दिए हैं। इट मींस कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई आज के दिन नजर आई है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में आज टॉपिक ऑफ द डे में हम बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद कितनी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को बूम मिला है, कितनी फ्लरिश देखी जा रही है, इससे एलाय इंडस्ट्रीज़ ने कितने फ़ायदे उठाए हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान वाहिद साहब, आप CEO हैं JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इसके साथ साथ मेंबर हैं आबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए, जी बिल्कुल सर, ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद कितनी बूम करते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि स्टार्ट हमने देखा था जब लास्ट ईयर फिस्कल ईयर जब स्टार्ट हुआ था, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई थी कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद, जबकि इससे पहले काफ़ी हद तक चीज़ें सफ़र करती हुई दिखाई दे रही थी। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि पॉजिटिव नोट्स पे काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और जो ये पैकेज आया है रिसेंटली, दिस कुड बी अ गेम चेंजर साबित हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ सैकड़ों हज़ार एलाइड इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड हैं। तो उसकी वजह से अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप मोटिवेशन आएगी, उसके पैकेजेस बेहतर होंगे, तो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी जगहों पे जो हम देख रहे थे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो बेहतरी की तरफ जा रही है। प्लस जो रियल एस्टेट का ख़ुद का एक कारोबार है, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है बिल्कुल, और उसमें मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है जो इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से और मज़ीद बेहतर मार्केट हो सकती है। राइट एंड नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी जब भी हमने ये 2 साल देखे, इस पे काम होता हुआ देखा, कमर्शियल बैंक्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये एक हमारी माशाल्लाह 72-73 इयर्स की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक डिसीजन था जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया। अच्छा। और आपने देखा होगा कि अगर आप करीब के कुछ रीजन्स के ममालिक देखें, फॉर इंस्टेंस दुबई को आप ले लें, तो बेसिकली आप देखें कि उसकी जो दुबई की इकॉनमी का मेजर बर्डन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने लिया। और जो इस तरह बिल्डिंग्स बनी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स हुई, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज ने आके इन्वेस्टमेंट किया। तो दुबई जो आज से 15-20 साल पहले दुबई था और आज में बहुत फ़र्क आप देख सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके तवज्जुह से प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि बीइंग इन द मार्केट, मैं कुछ चीज़ें पिन पॉइंट करूँ तो शायद उसमें कोई बेहतरी और मज़ीद आ सकती है। नया पाकिस्तान के हवाले से जी। फॉर इंस्टेंस देखें, नया पाकिस्तान का मेन मकसद क्या है कि एक आम आदमी अपने घर का जो ख्वाब उसकी ज़िंदगी में था वो पूरा कर सके, लेकिन वो पूरा नहीं कर सक रहा, तो नया पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अब उसमें देखें 2-4 चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह स्टेट बैंक को कहा गया है, स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि 5% ऑफ द इक्विटी वो इंजेक्ट करेंगे रियल एस्टेट में, तो वो करने को तो तैयार हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसकी इनकम लेवल कम है और बैंक्स ड्यू डिलिजेंस इतनी ज़्यादा सख्त है कि वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सकते। जैसे उनका ड्यू डिलिजेंस इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि एक आम आदमी उसको मीट कर सके। तो उनको टियर्स में डिवाइड तो किया गया है, कैटेगोरिकली 4 टियर्स तो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से बैंक्स भी पार्टिसिपेट करने वाले जो कस्टमर्स होंगे या अपने क्लाइंट्स होंगे, उनको जो है वो लीनियंसी देंगे। बिल्कुल लीनियंसी देने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन लीनियंसी ऐसी होनी चाहिए सर जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि एक आम आदमी जिसका एक इनकम लेवल, एक सर्टेन इनकम लेवल है, फिर उसके बहुत एक्सपेंसेस हैं, किराए के घर हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, वो सब चीज़ें आप निकाल के जो उसकी सेविंग है
वो उसको थोड़ा करना है, तो उसकी लीलियंसी बड़ी ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो इस स्कीम का। राइट। अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की, जैसे आपने कहा और ये पॉइंट दिया और एक अच्छी राय दी है, तो आप समझते हैं जितने भी किराए पे जो लोग रह रहे हैं, जिनके ऊपर ये बर्डन्स पड़ रहे हैं, तो उनके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा आने वाले दिनों के लिए जब ये इनिशिएटिव पूरा लिया जाएगा या फिर इस पे ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होंगे चीज़ें? देखें, ये मैंने जैसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और एक आम आदमी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उसको ये अवेल करे। एक तो आप देखें कि लोगों को ये पहले थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि सबर्बन एरियाज़ में जो ये डेवलपमेंट शुरू हुई हैं, जिसमें आबो हवा का बड़ा ख्याल रखा गया है, रोड रास्ते बड़े हैं। अब पहले आप देखें बड़ी कम सड़कें में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाती थी। अब ये चीज़ें सारी अगर वो जाते हैं गेटेड कम्युनिटीज़ में, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका बढ़ रहा है, क्योंकि प्लान हो रही है। एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, पार्क्स का भी ख्याल रखा गया है, इसी तरह हर बेसिक फैसिलिटी मौजूद है, तो उनकी एक लिविंग स्टाइल जो उनके बच्चे हैं वो उसको एंजॉय कर सकेंगे अपनी लाइफ। एग्जैक्टली। और नंबर 2 बात ये है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अब आप किराए कम जो आप किराया दे रहे हैं एग्जैक्टली अगर आप वो अवेल करें तो समझे उसमें 5-10% प्लस माइनस में वो अपना घर बना सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यही सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ी बात है। सर, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने जिक्र किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन कैसे देखते हैं? खासकर कराची जैसे शहर के अंदर, इस सिटी के अंदर बारिश हो जाती है तो इश्यूज़ आ जाते हैं, और अगर अभी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ देख रहे हैं जब हर साल रोड पे गाड़ियों का भी इजाफा हो जाता है, मोटर बाइक्स का भी इजाफा हो जाता है? देखें, कराची को अगर आप कंपेयर करें दुनिया की जो टॉप सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ में, तो उनमें मेरे ख्याल से पहले 10 में कराची का नंबर ज़रूर है। और अब आप उस हवाले से देखें कि कराची में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है लास्ट कुछ सालों में जो होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप देखें कि कुछ अरसे में ऐसा भी नहीं है, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। और अब आप देखें रोड रास्ते भी अच्छे होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन का ख्याल किया जा रहा है, जो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटी जो हमारी होनी चाहिए वो उस पर गामजद हैं। अब ग्रीन कराची की बातें शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अब पॉजिटिव हैं। आप सबर्ब्स में भी अब सबर्बन जो इलाके हैं उस पर भी रोड रास्तों की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। तो एक कराची को सबको मिलकर ओन करना पड़ेगा कि हाँ, कराची हमारा है। एग्जैक्टली, और हम पूरे मुल्क की बात करेंगे। एग्जैक्टली सर, अगर डेवलपमेंट की बात होती है और इंडस्ट्री की हम कहेंगे तरक्की की बात हो रही है, तो सीमेंट सेक्टर या हम कहेंगे स्टील सेक्टर काफ़ी हद तक कार्टलाइजेशन करते हुए दिखाई देते हैं। इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया हुआ है और यहाँ पे कार्टलाइजेशन खासकर स्टील के प्राइसेस के हवाले से चल रही है? योर टेक ऑन। एग्जैक्टली, यू आर बिल्कुल आपने सही पिन पॉइंट किया कि जैसे हम जैसे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लोग जो हैं वो उसका मेन जो रॉ मटेरियल में से एक स्टील है, जो मेजर कंपोनेंट है। और अब उसकी आप देखें, जब ये आया हमारा पैकेज, उसकी के फ़ौरन बाद आप देखें कि प्राइसेस स्टील के अलार्मिंगली राइज हो चुके हैं। अब वो एक बिल्डर अपने एक फिजिबिलिटी बनाता है कि फ़लाँ इतना टन सरिया मुझे इस बिल्डिंग में चाहिए। अब उसकी प्राइसेस जब बढ़ जाती हैं तो वो जाहिर है सारी चीज़ें जो फिनिश प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और उसका देखें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कौन बेयर करता है? वो है एंड यूज़र, जो एक आम आदमी जो खरीद रहा है आपसे। सपोज अगर किसी ने कोई फ्लैट बुक करवाया है छोटा सा, या फिर कोई घर बुक करवाया है और उसके स्टार्टिंग प्राइस डिफरेंट थे और फिर जो फिनिश या फिर जो उनको बिल्कुल की देने के टाइम पे उसके प्राइस चेंज हो जाते हैं, तो वो फिर कौन बेयर करता है? क्योंकि जब आपने बुकिंग करवाते हैं तो प्राइस तो हमारे सामने होते हैं ना। नहीं, बुकिंग तो कराते हैं, सामने होते हैं, लेकिन देखें एक और होता है डेवलपमेंट चार्जेस, या बिजली के चार्जेस होते हैं, या इस तरह के चार्जेस होते हैं जो उस वक्त लिए जाते हैं। तो वो एक आम आदमी ने ये सोच बनाई हुई होती है कि 2 या 4 लाख रुपए हम देंगे। अब जब वो करीब आ जाता है वक्त, तो वो डबल हो जाते हैं। तो वो बिल्डर को कह रहे होते हैं, एक आम आदमी की आप जबान की परसेप्शन ये है कि वो बिल्डर ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली भी तो इम्पैक्ट होगा ना, अगर आप स्टील प्राइस की बात करें तो क्या इंटरनेशनली कुछ चेंज आया है जिसका इम्पैक्ट? तो आपके सामने, आप भी माशाल्लाह डिजिटल दुनिया में अब है, डेली इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। तो इसको एक
एक स्पेसिफिक सिस्टम बनना चाहिए स्टील और सीमेंट का कि अगर प्राइस राइज भी करनी है तो वो स्लोली ग्रेजुअली हो, Right. ना कि आज और पिछले 15 दिनों में 5% इंक्रीज हो गई। राइट, नंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स रहे। ओपन हुई मार्केट 47,258.45 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 47,644.34, लोअर वाज 47,258.45 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 47,599.82, फाइनली 47,500 के साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ है। चेंज रहा 341.37 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 298.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में यानी 2 डेज बिफोर जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रही। 52.40 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली वैल्यू की बात करें तो 13.03 बिलियन रुपीस वैल्यू रही। एंड वॉल्यूम लीडर्स में GGL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.92 के इजाफे के साथ, 46.93 पे क्लोजर, 21.56 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बाइको पेट्रोलियम सेकेंड स्पॉट पे 0.17 का इजाफा, 9.92 पे क्लोजर, 18.85 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली TPL 0.25 का इजाफा, 22.06 पे क्लोजर, 10.35 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट्स हम देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आज बाइंग की गई है और आज अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया गया है इन्वेस्टर्स की जानिब से, वो बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन क्रिएट हुई है। हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और डेवलपमेंट चार्जेस की बात हो रही है। मजीद बात करेंगे उनसे। सर, इसी तरह स्टील के साथ साथ सीमेंट के प्राइस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। हम देख रहे हैं कोल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं, ये भी मजीद कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट्स बढ़ा देंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये सेकंड मेजर कंपोनेंट है एक प्रोजेक्ट की एक्सपेंसेस को आप देखती हैं तो इसको भी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, एक एज अ बिल्डर, एज अ स्टील मैन्युफैक्चरर, एज अ सीमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एज एन एंड यूज़र, ताकि सबका मिलकर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इस तरह स्लोली ग्रेजुअली अगर प्राइस हाइक होगी तो एक डेवलपर उसको पूरा प्री प्लान कर सकेगा और अपने लोगों को जो अलॉटीज हैं उनको भी बुला सकेगा कि देखें ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपको उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी, ना कि एकदम झटका लगे। तो आप समझते हैं ऐसा काम हो रहा है, इस चीज़ों पर काम हो रहा है जो सोसाइटीज बन रही हैं? तवज्जुद से चीज़ें इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वो कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोसाइटीज़ की, तो यहाँ पे भी तो डिफरेंट मसाइल होते ही हैं ना। हम देखते हैं कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, तो ये इश्यूज़ फिर कहाँ जाते हैं? यानी कि जैसे बात हो रही है प्राइस वगैरह की, तो ये भी आप सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अलॉटीज़ जहाँ सफ़र कर रहे हैं तो वो भी इशूज़ हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है? उनके लिए कोई लाहे अमल बनाया जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आजकल का जो ज़माना है, जो पिछले ज़मानों से बड़ा डिफरेंट हो चुका है। और अब क्योंकि डिजिटल एज है, तो एक आम आदमी जब कोई प्रॉपर्टी अपनी ख़रीदने के लिए जा रहा है तो पहले खुद ड्यू डिलिजेंस करे उसकी। ठीक है, बड़ा आसान हो चुका है। अब आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं और आप टाइप करें कोई भी XYZ, कोई भी सोसाइटी, तो उसका नाम आ जाएगा अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है पहले तो वो एक तरह से उसकी कुछ बड़ी सोसाइटीज भी हैं सर, फिर वो बहुत आगे डिबेट बढ़ जाएगी। नहीं, वो तो बड़ी सोसाइटी है, वो तो देखें एक बहुत ही बड़ी डिबेट है, उसको फिर कोई उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करेंगे तो बेहतर है। लेकिन मैं एक आम जनरल आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी जब कोई चीज़ लेने जाता है तो वो खुद ही उसकी ड्यू डिलिजेंस पहले करे और उसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले देखे उस डेवलपर का या बिल्डर का, ताकि वो आने वाले वक्तों में कोई मजीद परेशानी का शिकार ना बने। एग्जैक्टली, जब आप शॉपिंग करते हुए इतना चूज एंड पिक की पॉलिसी लेते हैं तो फिर आप अपना घर ले रहे हैं, घर लेते हुए क्यों नहीं करते? अच्छा सर, इसके साथ साथ SPCA का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर सिंध प्रोविंस के अंदर कुछ बिल्डर्स की भी ऐसी शिकायत हैं और कुछ उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ पर अप्रूवल्स वन विंडो से नहीं होती जैसे पंजाब या दूसरे प्रोविंसेस में हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है? यहाँ पर बिल्कुल जैसे नया पाकिस्तान स्कीम में ये बात बताई गई थी कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में अप्रूवल्स हो जाएंगी, तो वो बस वो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि 1 विंडो ऑपरेशन हो जाए ताकि एक टाइम बच जाए
और कॉस्ट उस वो भी वन ऑफ द फैक्टर है आपकी कॉस्ट इंक्रीज में। अगर आप समझती हैं कि एक अप्रूवल जो 1 महीने में आने का है वो अगर 1 साल में आ रहा है, क्या रीजन होता है अप्रूवल लेट होने का? बस सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा मैनेज और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, डिजिटल करने की जरूरत है, आप समझते हैं? बिल्कुल। अच्छा, देखिए अब सर, आजकल हर चीज़ डिजिटल है तो ये क्यों नहीं हो सकती। ओके सर, इसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं या इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, तो सिंध सूबे में क्यों नहीं होती? क्या वजह है? क्या फिर वही रीज़न है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नहीं, पेज पे मेरे नहीं ख्याल से होते? देखें आप इस बात को भी कंसिडर करें कि सिंध में जो हम कराची की सिर्फ बात करते हैं तो कराची इटसेल्फ इज़ अ मेगा सिटी, और अब वो एक समझे एक सिटी नहीं है, इट्स Okay. जस्ट लाइक अ कंट्री। तो उसको अच्छा। आप एज अ कंट्री ट्रीट करें, नंबर 1। नंबर 2, देखें वो आप पूरे स्टैटिस्टिक्स जब आप उठाएंगी तो कराची की डेवलपमेंट देखें, घर देखें और पूरे पाकिस्तान का देखें तो आपको नंबर्स का समझ में आ जाएगा। तो जाहिर है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, प्रॉपर HR की भी ज़रूरत है, प्रॉपर डिजिटल सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों पे काम चल रहा है जो करना भी चाहिए ताकि आम आदमी भी बेनिफिट करे इसको और हुकूमतें भी इसको आसानी से डिलीवर कर सकें। जो कर रही है ट्रैक पे चल रहा है मेरे ख्याल से। आम आदमी भी बेनिफिशियरी हो और खासकर जो बिल्डर्स हैं वो भी बेनिफिशियरी हो। आप beneficiary। समझते हैं जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है उसमें अगर अप्रूवल्स में इतना टाइम लगता है तो उसका एक जो पैकेज की जो एक हम कहेंगे टाइम फ्रेम है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा इससे, जितनी हम फायदा उठा सकते थे ये। बिल्कुल, लेकिन इसीलिए तो हम ये आपके प्रोग्राम से फिर कई प्रोग्रामों में हमने बात की है। अच्छा। कि हम ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये कोविड भी आ गया, आप देखें 1.5 साल से तो कारोबार के बड़े मसले मसाइल रहे हैं, तो हम ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो इस जो नया पाकिस्तान स्कीम की जो डेडलाइंस थी उसको बढ़ा दें जब तक उनकी हुकूमत की टेन्योर है, जब तक, ताकि लोग मैक्सिमम उसको अवेल कर सकें। एग्जैक्टली, मैक्सिमम लोग अवेल कर सकें या बिल्डर्स की बात हो अवेल रही है? करेंगे तो अल्टीमेटली लोग अवेल करेंगे ना। अब पहले तो बिल्डर्स अच्छा, करेंगे। बिल्डर्स को जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं तो वो यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से रुके हुए हैं या फिर किसी और रीजन की वजह से रुके हुए हैं, जो आपने कहा कि इस पैकेज को या नया पाकिस्तान पैकेज को थोड़ा सा आगे बढ़ा? हाँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी गई हुई हैं चीज़ें जो आनी है, जो अप्रूवल्स होनी है। ठीक है। तो क्योंकि अब एक बिल्डर जो होता है वो कई अप्रूवल्स के स्टेजेस पे जाता है, गालिबन 18 एनओसीज 18 रिक्वायर होती NOC रिक्वायर है। होती है, उसको भी इस तरह होना चाहिए कि 1 NOC हो। और अच्छा। जिस तरह नया पाकिस्तान स्कीम में ये एक पॉइंट है भी कि आपने एक जगह से NOC ली तो अगर उस टाइम फ्रेम पे नहीं किसी भी इदारे ने दी तो वो ट्रीट होगा कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। सर, फिर वो मौसम का इशू, सीवेज का प्लान, ये सब डिस्टर्ब करते हैं ना एनओसीज का। तो फिर अगर मरहला हो, हाँ, उसे जल्दी किया जाए, मगर एक एनओसी कर दी जाएगी तो बड़ा इशू नहीं हो जाएंगे, आप समझते हैं? पे तो बिल्कुल ठीक है, वो जो NOC डिफरेंट जो हैं वो तो हर चीज़ को देख रहे होते हैं, हर एक एक चीज़, जैसे सीवरेज हो गई, सिविल एविएशन हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई, ऐसे DCs हो गए, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक NOC भी आ जाए तो वो डेवलपर अपनी टाइम ना निकले और वो अपना काम शुरू करे, अपनी मार्केटिंग करे, ताकि वो आहिस्ते आहिस्ते आती रहे। मार्केटिंग का जिक्र कर रहे हैं सर, मार्केटिंग का तो यहाँ पर सबसे अच्छा एक एस्पेक्ट यूज़ किया जाता है, और मासूम जो लोग होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वही प्रोजेक्ट्स जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं वो मार्केटिंग का एक टूल यूज़ करके और फिर दोबारा बनाते हैं। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे वो न्यू इन्वेस्टर या वो न्यू फैमिलीज़ जो कि कोई भी घर छोटा सा बुक करवाने आए या फ्लैट बुक करवाएं, तो सबसे पहले वो क्या चीज़ देखें? अभी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, आप ही ने कहा कि मैं शॉपिंग, कोई इंसान शॉपिंग करने जाता है तो पहले पूरे, अब ये फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ है, आप अब कोई फ़ोन लेने जाती हैं तो पहले उसके बारे में पूछती हैं, किसी 2 बंदों से राय लेती हैं कि कैसा है, क्या है, उसके बेनिफिट्स को गूगल पे सर्च करती हैं। तो इस तरह जब एक प्रॉपर्टी लेने कोई जा रहा है तो पहले बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसकी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देख लें, NOCs देख लें, और 2-4 जो ऑलरेडी वहाँ जिन्होंने बुकिंग कराई हुई है उनसे पूछ ले तो पता चल जाएगा। राइट। चलें, बात हो रही है कंस्ट्रक्शन की, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, कमोडिटीज़ की तरफ।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,07,600 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 92,250 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,783.85, ऑयल WTI पर बैरल $63.69, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $66.45। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 190.50, सेलिंग वाज 192.50, यूके पाउंड बाइंग रही 222.50, सेलिंग वाज 225, यूएस डॉलर बाइंग रही 163.80, सेलिंग वाज 164.80, एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वाज 23.65। सऊदी रियाल बाइंग रही 43.45, सेलिंग वाज 43.95, यूएई दिरहम बाइंग एट 44.45, सेलिंग वाज 44.95, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.60, सेलिंग वाज 484.10, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के अंदर हम एक पॉज देख रहे हैं, यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन नजर आ रही है। इट मीन्स कि लोकल मार्केट पे या खासकर जो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आ रहा था पाकिस्तान के ऊपर, वो कम होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट भी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होते हुए दिखाई देंगे। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट मोमेंट्स हैं प्रोग्राम के, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे मज़ीद बात कर दी जाए। सर, आपने कहा कि न्यू जो फैमिलीज़ आती हैं या न्यू जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनके लिए किसी और जो लोग बुक करवा चुके हैं उनसे भी तसल्ली कर दी जाए। पास्ट रिकॉर्ड्स या आबाद के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें काफ़ी हद तक काउंटर की जा सकती हैं, जो लोग ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं सोसाइटीज़, उनके हवाले से? बिल्कुल, आबाद एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं। जो एक अलॉटीज़ को बेनिफिट करने के लिए हर एक वो चीज़ मौजूद है जो एक अलॉटी को बेनिफिट हो सके, तो उसको बिल्कुल वो अप्रोच कर सकते हैं और चीज़ें वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें उनको क्लेरिफाई हो सकती है। राइट। और इंक्रोचमेंट के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। बहुत सारी जगह हैं जो अभी भी इंक्रोच नज़र आती हैं, तो उनको सेटल करने के लिए या कोर्ट के थ्रू जाना ही ज़रूरी होता है या उनको पहले एक नोटिस दिए जाएं, या क्या तरीक़ाकार होता है जो खासकर इंक्रोच्ड एरियाज़ हैं और जो काफ़ी अरसे से आबाद हैं? देखें, ये एक कब्जे हो जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसके ऊपर तो बड़ी डिबेट है कि उसमें बिल्कुल चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। पहले तो इंक्रोच हुई क्यों, और अगर हो भी गई हैं तो उसको जो हमारे इदारे हैं वो उसको देख सकें। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन पैकेज और उससे अलाइड इंडस्ट्रीज जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती थी इस टेन्योर के अंदर, वो तमाम चीज़ें आज डिटेल डिस्कस की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बात कारोबार की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।